हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। किसके बारे में? चुंबकत्व के बारे में, कि चुंबकत्व क्या होता है। आगे कुछ चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उनके लिए जो है मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर, जो ये वाले चैप्टर है, उन चैप्टर के लिए जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस चैप्टर में हम कुछ टर्म्स, शब्दावलियां पढ़ते हैं जो आगे उन चैप्टर में भी काम आती हैं। इसलिए उन सभी से पहले मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ना हमें जरूरी होता है। आप सभी को पता है मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट आप सभी ने देखी है। मैग्नेट जो है 800 ईसा पूर्व में जो है मैग्नीसिया नगर में इसकी खोज की गई। कितने? 800 वर्ष पूर्व। क्या? एक पत्थर पाया गया जिसे जो है बार पत्थर का नाम दिया गया। किसका? बार पत्थर। उस मैग्नीसिया नगर में 800 वर्ष ईसा पूर्व जो है एक पत्थर पाया गया जिसका नाम दिया गया लोड स्टोन या फिर बार पत्थर। लोड स्टोन या फिर बार पत्थर। उस बार पत्थर की क्या विशेषता थी? जो है उस पत्थर को अगर एक धागे के साथ लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, तो क्या है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। किसमें? या तो नॉर्थ में, एक सिरा उसका नॉर्थ में होता है और एक सिरा उसका साउथ दिशा में होता है। ये जो है उस पत्थर की विशेषता पाई गई। इसी विशेषता के कारण जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक, उसके जो नाविक होते हैं, नाविकों ने जो है इसका सर्वप्रथम यूज किया एक कंपास के रूप में। किसके रूप में? दिशा सूचक या फिर कंपास के रूप में जो है उस लोड स्टोन का यूज किया गया सर्वप्रथम नाविकों के द्वारा। क्योंकि उससे जो है आसानी से दिशा उन्हें पता चल जाती है, कौन सी नॉर्थ है और कौन सी साउथ है, कौन सी ईस्ट और कौन सी वेस्ट है। इसलिए जो सर्वप्रथम यूज किया गया और नाविकों द्वारा इसका यूज किया गया। आगे चलते हैं। देखिए चुंबकत्व का अणु सिद्धांत क्या कहता है। चुंबकीय पदार्थ जैसे स्टील, लोहा, निकल, कोबाल्ट व उनकी मिश्र धातुएं जो लो चुंबकीय पदार्थ है, इनके अंदर छोटे अणु चुंबक के कण होते हैं। कौन से चुंबकीय पदार्थ होते हैं? जो स्टील होता है, लोहा होता है, निकल और कोबाल्ट, और भी बहुत ज्यादा और भी बहुत सारी है जो मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या है? छोटे छोटे अणु होते हैं, चुंबक के कण होते हैं, जिनमें प्रत्येक में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होता है। जो एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में छोटे छोटे जो कण होते हैं, उन छोटे छोटे हर एक कण के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होते हैं। यदि दो चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने वाली धातुओं अथवा वस्तुओं को समीप लाया जाए तो वह एक दूसरे को या तो आकर्षित करती हैं या फिर प्रतिकर्षित करती हैं। आकर्षित क्या है? मान लीजिए एक बार चुंबक है। क्या? देखिए एक बार चुंबक है, ये इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। एक और बार चुंबक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब जो अगर हम इनको ऐसे समीप रख देंगे, ये पास पास में रख देंगे, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तो यहाँ पर साउथ हो गया और यहाँ पर एक सिरा नॉर्थ हो गया, तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर साउथ रख दे, इधर साउथ की तरफ से और इधर नॉर्थ की तरफ से इस बार चुंबक को रख दे, तो एक दूसरे को ये आकर्षित नहीं करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, यानी कि एक दूसरे को दूर दूर करेंगी अपने आप से। ये कभी भी नहीं चिपकेंगे अगर साउथ साउथ से रखेंगे। तो यही होता है चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। किसका? चुंबकत्व का अणु सिद्धांत यही होता है। अगर समान, अगर टर्मिनल है इनके, अगर ये समान है एक दूसरे के, तो फिर ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम वो आवेश जो होते हैं, अगर जो जो पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये हमने कूलाम के नियम में भी समझा था। वैसा ही जो है सिद्धांत, चुंबकत्व का सिद्धांत भी वैसा ही है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये होता है चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। अब देख लेते हैं चुंबक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। चुंबक सभी चुंबकीय धातुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक जो होता है,
चुंबक का आकर्षण बल सर्वाधिक उसके सिरों पर होता है। क्या कहता है ये? मान लीजिए ये एक चुंबक है, ये नॉर्थ ध्रुव हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब जो इसके इस बार मैग्नेट के अंदर सबसे अधिक जो बल होगा वो इसके सिरों पर होगा, नॉर्थ पर और साउथ पर होगा। जो बीच में है, बीच में जो है इससे कम होगा, सिरों से, इन ध्रुवों से कम होगा बीच के अंदर जो चुंबक का गुण होगा। इसके जो सिरे होते हैं उन पर सर्वाधिक बल होता है। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिणी दिशा में ही ठहरते हैं। इसी सिद्धांत पर चुंबकीय सुई कंपास काम करती है। ठीक है ना, जो चुंबक कंपास, चुंबकीय कंपास होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबक के सिद्धांत पर। यदि चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त भी कर दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट दिया जाए, तो उसके प्रत्येक टुकड़े पर नए उत्तर व दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे। मान लीजिए जो ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया जाए तो क्या है, इस मैग्नेट के अंदर फिर से इस जो इधर वाली मैग्नेट है इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, और इधर वाली मैग्नेट के अंदर भी फिर से दोबारा इधर एन बन जाएगा और इधर एस बन जाएगा। इधर एन है तो इधर एस बन जाएगा। ये यही कहना चाहता है, अगर एक चुंबक को छोटे छोटे कणों में भी बांट दिया जाए तो हर एक कण के अंदर उत्तर व दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। किसका? प्रेरण का गुण पाया जाता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जब चुंबक के पास अन्य चुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो उनमें भी जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबक में कैसा गुण पाया जाता है? प्रेरण का गुण। यानी कि अगर चुंबक के पास दूसरी किसी पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो उसके अंदर भी चुंबक का गुण आ जाता है। चुंबक के दोनों ध्रुव प्रबल समान प्रबलता रखते हैं। क्या कहता है ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दोनों जो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और जो साउथ ध्रुव है, जो दोनों है जो समान प्रबलता रखते हैं, यानी कि दोनों के अंदर समान बल होता है। ये नहीं है कि नॉर्थ जो है उसके अंदर ज्यादा बल है किसी चीज को आकर्षण करने का, या फिर साउथ जो है पोल उसके अंदर ज्यादा बल है किसी को आकर्षण करने का। नहीं, जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है, दोनों पोल के अंदर समान बल होता है किसी भी चीज को आकर्षण करने के लिए। यदि चुंबक को गर्म किया जाए या हथौड़े से चोट लगाई जाए या फर्श पर गिराया जाए तो उसके चुंबकीय गुण नष्ट होने लगते हैं। अगर सवाल आ जाए एग्जाम में कभी, क्या चुंबक के गुण को नष्ट किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल चुंबक के गुण को नष्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसको गर्म करके या फिर हथौड़े से चोट लगाकर या फिर फर्श पर घिसाकर या गिराकर जो है चुंबक के गुण को खत्म किया जा सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना आपको, चुंबक के गुण को खत्म किया जा सकता है। आगे क्या है? चुंबक का प्रकार। चुंबक के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सी होती है? प्रकृति में उपलब्ध वे खनिज पदार्थ जिन्हें पृथ्वी से कच्ची वस्तुओं के रूप में निकालते हैं, यानी कि जो प्रकृति में स्वयं ही मौजूद होते हैं वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं। जैसे लोड स्टोन होता है, मैंने आपको बताया जो सबसे पहला पत्थर पाया गया उसका लोड स्टोन नाम दिया गया। उसके बाद हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट को क्या कह सकते हैं? Fe2O3। हेमेटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? Fe2O3। और मैग्नेटाइट का क्या नाम होता है? Fe3O4। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि मैग्नेटाइट का केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है? Fe3O4 तो मैग्नेटाइट का होता है, और हेमेटाइट का होता है Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट का Fe3O4। ये होता है नेचुरल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट देख लेते हैं क्या होता है। कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जो धरती पर उपलब्ध ना होकर मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यानी कि स्वयं ही आदमियों की, इंसानों के द्वारा जो है बनाया जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक को आवश्यकता अनुसार जो है निर्मित किया जा सकता है।
इनका चुंबक सामर्थ्य भी प्राकृतिक चुंबक से अधिक होता है। जो नेचुरल मैग्नेट होता है उनसे अधिक बल होता है इनके आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर। और जो है इन्हें आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है, जैसे बार मैग्नेट बनानी है, छड़ चुंबक बनानी है, जिसे बार मैग्नेट को ही छड़ चुंबक कहते हैं। एक होती है हॉर्स शो चुंबक। आपने इस टाइप की एक चुंबक देखी होगी, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स शू मैग्नेट या फिर घोड़े की नाल वाली मैग्नेट। एक होती है बेलनाकार, बेलनाकार ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। और एक होती है रिंग मैग्नेट, जो कि रिंग के आकार की बनाई जाती है, यानी कि गोल आकार बनाई जाती है। आर्टिफिशियल भी ये जो है दो प्रकार की होती हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, देखिए। एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक। एक होता है अस्थायी चुंबक, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट, जो आर्टिफिशियल जो कि इंसानों के द्वारा बनाई जाती है। एक तो स्थायी चुंबक होती है, वो कौन सी होती है? वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं। स्थायी चुंबक आपने देखे होंगे, जो स्पीकर होते हैं, लाउड स्पीकर होता है, उसके अंदर आपने मैग्नेट देखते हैं। वो कौन सी मैग्नेट होती है? वो होती है परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक, जिसके अंदर चुंबक का गुण बहुत लंबे समय तक बना रहता है। उदाहरण है जैसे छड़ चुंबक, बार मैग्नेट मैंने बताई, घोड़े किनारे यानी कि हॉर्स हॉर्स मैग्नेट, बेलनाकार सिलेंड्रिकल मैग्नेट, और अंगूठी चुंबक यानी कि रिंग मैग्नेट। ये मैंने आपको बनाकर दिखाई है। ये बार मैग्नेट हो गया, ये हॉर्स शू मैग्नेट होगी, ये सिलेंड्रिकल होगी, और ये सिलेंड्रिकल और ये रिंग मैग्नेट होगी। ये कौन से उदाहरण है? स्थायी चुंबक के उदाहरण होते हैं। अब अस्थायी चुंबक कौन सी होती है? यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट, वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक समय तक नहीं बने रह सकते। कौन से? वे चुंबक जिनमें चुंबकीय जो गुण होते हैं वह बहुत अधिक समय तक बने नहीं रह सकते, या फिर वो डिपेंड करते हैं, या जितनी उनके अंदर करंट दी जा रही है, यह चुंबक का गुण केवल तब तक प्रदर्शित करते हैं जब तक उनमें धारा देती रहते हैं। कब तक? जब तक उसमें करंट देते रहते हैं, जब तक ये अपना चुंबकीय गुण अपने पास रखते हैं। जैसे ही उनमें करंट देना बंद कर दिया, वैसे ही उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ये होते हैं अस्थायी चुंबक, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट। अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विद्युत चुंबक के नाम से भी जाना जाता है अस्थायी चुंबक को। देखिए, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के अंदर डिफरेंस देखिए। इसकी चुंबकत्व का मान स्थिर रहता है, यानी कि बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। लेकिन विद्युत चुंबक में क्या है? चुंबकता घटाई व बढ़ाई जा सकती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखिए, उसमें इंडक्टर वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जो इंडक्टर के बारे में पढ़ा था, जितने इसके अंदर ज्यादा टर्न्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है विद्युत चुंबकत्व का मान। यानी कि चुंबक घटाई व बढ़ाई जा सकती है। एक तो करंट के मान के ऊपर डिपेंड करती है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, L बराबर N∅/I। जो इंडक्टर का मान होता है वो करंट के मान पर भी निर्भर करता है, और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है? प्रबलता स्थिर रहती है, लेकिन विद्युत चुंबक में जो प्रबलता है धारा पर निर्भर करती है। स्थायी चुंबक का उपयोग जो है दिशा सूचक के रूप में किया जा सकता है, लेकिन विद्युत चुंबक का उपयोग दिशा सूचक में नहीं किया जा सकता। स्थायी चुंबक इसके द्वारा अधिक भार नहीं उठाया जा सकता, लेकिन विद्युत चुंबक द्वारा अधिक भार उठाया जा सकता है। उसमें चुंबकता जो है घटाई व बढ़ाई जा सकती है। स्थायी चुंबक के क्या है? ध्रुव बदले नहीं जा सकते। नॉर्थ और जो साउथ है, जो पोल होते हैं, वो वही रहते हैं जो एक बार बना दिए जाते हैं। एक बार जो उसकी बना दिया जाता है ना, वो दोबारा बदला नहीं जा सकता। यानी कि एक मान लीजिए एक बार मैग्नेट बना दी गई है, उसमें नॉर्थ पोल जो है इसको और साउथ पोल को ये बना दिया गया है, तो ये क्या है? कभी भी इसके नॉर्थ और साउथ आपस में नहीं बदल सकते। इसको नॉर्थ नहीं बना सकते और इसको साउथ नहीं बना सकते। लेकिन विद्युत चुंबक में क्या है? विद्युत धारा की दिशा को बदलकर जो है ध्रुव बदला जा सकता है। किसको? विद्युत धारा की दिशा को बदलकर ध्रुव को बदला जा सकता है। स्थायी चुंबक का मूल्य कम होता है, लेकिन विद्युत चुंबक का मूल्य
अधिक होता है। आप सभी को स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के अंदर डिफरेंस पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं ये जो कृत्रिम चुंबक है बनाई कैसे जाती है। कौन सी कृत्रिम चुंबक बनाई कैसे जाती है? जैसे स्पर्श विधि के द्वारा बनाई जा सकती है। किसके द्वारा? स्पर्श विधि। दो मैग्नेट को आपस में पास पास रखकर उनको आपस में रगड़ कर जो है स्पर्श विधि के द्वारा कृत्रिम चुंबक बनाई जा सकती है। स्पर्श विधि में क्या होता है देखिए, मान लीजिए एक स्टील है, स्टील की बार होती है, ये होती है स्टील की बार। अब जो है स्टील की बार को जो है चुंबक बनाना है, स्टील की बार को चुंबक बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, एक मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया उसका और ये साउथ पोल हो गया। अब जो ये छड़ ये है स्टील की छड़ है, अब इसको चुंबक बनाना है। अब जो स्टील की बार को ना, अब ये मैग्नेट की जो बार होगी, अब इसके सिरों पर रगड़ना पड़ेगा इसे। जो ये मैग्नेट होती है बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट को इस स्टील की छड़ पर के दोनों सिरों पर रगड़ना पड़ेगा। और ये जब तक रगड़ना पड़ेगा जब तक जो है स्टील की बार में चुंबकीय गुण नहीं आ जाते हैं। ये होती है स्पर्श विधि। एक होती है विद्युत धारा विधि। विद्युत धारा विधि एक सिंपल विधि है, उसमें ये वोल्टेज सोर्स हो गया और इधर ये इंडक्टर हो गया, इसमें करंट देंगे तो इसके अंदर क्या है, चुंबक बन जाएगी। ये होती है विद्युत धारा की विधि। एक होती है प्रेरण विधि। कौन सी विधि? प्रेरण विधि। इसमें क्या होता है, एक लोहे की छड़ होती है, इसके ऊपर सुपर इनेमल कॉपर की जो है वाइंडिंग की जाती है, सुपर इनेमल वाइंडिंग को लपेट दिया जाता है और जो बाहर से जो है डीसी सप्लाई इस पे दी जाती है। कैसी? डीसी सप्लाई दी जाती है। अब जो है इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो ये क्या है, यहाँ पर चुंबक तो पैदा होगा। अब जो भी जिस भी छड़ को हमें मैग्नेट बनाना है उस छड़ को है इसके ऊपर रख दीजिए, उसको जो है इसके ऊपर रख देते हैं तो क्या है, उसके अंदर जो है चुंबकत्व का गुण आना शुरू हो जाता है। जो लाउड स्पीकर होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं या फिर विद्युत यंत्र में जो भी मैग्नेट यूज होती है वो प्रेरण विधि के द्वारा ही बनाई जाती है। इसमें किसी भी आकृति की चुंबक बनाई जा सकती है। इस विधि के द्वारा किसी भी आकृति की चुंबक बनाई जा सकती है। क्या करेंगे, बस इसके ऊपर जिस भी वस्तु को जो है हमें चुंबक बनाना है उसको इसके ऊपर रख देंगे, जो चाहे वो किसी भी आकृति की हो उसके अंदर जो है चुंबक बन जाती है वो। आगे चलते हैं। आगे क्या है, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। एक तो होते हैं लो चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक होते हैं अणु चुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और एक कैटेगरी में बांटे गए हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी कि डायामैग्नेटिक मटेरियल। जिनके अंदर ज्यादा चुंबकीय गुण होता है वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक, जिनके अंदर मध्यम होता है यानी कि नॉर्मल सा मैग्नेटिक होता है उन्हें होता है पैरामैग्नेटिक। और जो चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं, चुंबक के विपरीत गुण होते हैं जिनके अंदर, वो होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। इनको विस्तार से समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। देखिए, लो चुंबकीय पदार्थ ये है पैरामैग्नेटिक और ये है डायामैग्नेटिक मटेरियल। वे पदार्थ जिसके चुंबक तो अत्यधिक शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करता है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबक जो है अत्यधिक शक्ति के साथ अपनी ओर आकर्षित करता है वे कौन से होते हैं? वे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक वे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर कम आकर्षित करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। अब डायामैग्नेटिक कौन से होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो आकर्षित ना करके प्रतिकर्षित होते हैं। किसे? चुंबक से। चुंबक से वो आकर्षित नहीं होते, वो प्रतिकर्षित होते हैं यानी कि दूर भागते हैं चुंबक से, वो होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब जो पारगम्य इनकी जो फेरोमैग्नेटिक की पारगम्यता जो परमेबिलिटी है वो 200 से 1000 तक होती है। पारगम्यता के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे क्या होता है पारगम्यता। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जो फेरोमैग्नेटिक की पारगम्यता वो 200 से 1000 तक होती है और जो पैरामैग्नेटिक की पारगम्यता वो 1 से कुछ अधिक होती है। 1 से तो कुछ ज्यादा होती है लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होती, कुछ ज्यादा होती है। अब डायामैग्नेटिक की पारगम्यता जो है 1 से कुछ कम होती है, 1 से कम नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 से कम होती है। ठीक है ना। क्या? पारगम्यता किसकी? डायामैग्नेटिक मटेरियल की। अब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आसानी से निर्मित किया जा सकता है
लेकिन जो पैरामैग्नेटिक है वो चुंबक से भी कम ही खिंचाव होता है, चुंबक से जो है कम ही, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है इनका चुंबक से। और जो डायमैग्नेटिक है चुंबक के प्रभाव द्वारा धकेला जाता है, यानी कि दूर धकेल दिया जाता है उसको। अब क्या उदाहरण देख लेते हैं क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक के। जैसे स्टील हो गया, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। कैसे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है चुंबक का गुण ज्यादा होता है, स्टील, लोहा, निकेल और कोबाल्ट के अंदर। और जो पैरामैग्नेटिक के उदाहरण है वो है प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम होगा। ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, यानी कि इनके अंदर जो है चुंबक का गुण कम होता है लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये चुंबक के साथ। अब डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो कि चुंबक को ही दूर बगेल देते हैं, दूर ही कर देते हैं। वो होते हैं सोना, पारा हो गया, मरकरी, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ठीक है ना? ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है डायमैग्नेटिक मटेरियल के। इनके अंदर सबसे ज्यादा जो है स्ट्रोंग कौन सा होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है बिस्मथ। कौन सा? बिस्मथ। जो बिस्मथ है ये सबसे स्ट्रोंग डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि सबसे स्ट्रोंग डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, उसमें आंसर माना गया है बिस्मथ को। यानी कि जो बिस्मथ होता है, बिस्मथ, ये सबसे स्ट्रोंग होता है। अब जो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसमें एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड होता है। एक सॉफ्ट में फेरोमैग्नेटिक होता है और एक हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब जो मैंने ये उदाहरण आपको दिए हैं, स्टील, निकल, लोहा, कोबाल्ट आदि, ये होते हैं हार्ड में। ये कौन से होते हैं? हार्ड। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये, स्टील, लोहा, निकल और कोबाल्ट। और एक पदार्थ होता है गैडोलिनियम। क्या? गैडोलिनियम। ये जो होता है गैडोलिनियम, ये होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा हो गया? स्टील, लोहा, निकल और कोबाल्ट। एक होता है गैडोलिनियम, ये होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये पीछे। अब देख लेते हैं चुंबकत्व के नियम को। किसको? चुंबकत्व का नियम क्या कहता है? चुंबकत्व का नियम जो है गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। किसके समान? गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। जो हमने, और आवेश के नियम के भी कुछ ना कुछ समान होता है। जो आवेश का नियम होता है, किसका? आवेश का नियम होता है जो, उसके भी समान होता है चुंबकत्व का नियम। समान ध्रुव तो है जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कहना चाहता है? जो नॉर्थ और नॉर्थ जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नॉर्थ और साउथ जो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसी तरीके से साउथ साउथ जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसी यही जो है हमने आवेश के नियम में पढ़ा था। जो पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यही हमने जो है आवेश के नियम में पढ़ा था। आगे क्या है? दोनों ध्रुवों पर लगने वाला जो बल है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लीजिए एक तो हो गया ध्रुव ये, इसका नाम हो गया M1, और एक हो गया ये M2। ठीक है, ये दो हो गए ध्रुव, दो चुंबक हो गए। मान लीजिए एक ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। अब जो दोनों ध्रुवों पर जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया मान लीजिए। ठीक है, अब जो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा ना, फोर्स लगेगा, वो इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी कि जो फोर्स है वो समानुपाती होगा M1 इंटू M2 के, M1 इंटू M2 के समानुपाती होगा, जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा। और दोनों ध्रुवों पर जो लगने वाला बल है द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो फोर्स होगा वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। जो इनके बीच में दूरी होगी
उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो बल होता है। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, यहां से F समानुपाती m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर, यही हो गया यहां से। तो अब जो है हम यहाँ पर इस समानुपाती को हटाकर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर F बराबर के m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं हम फोर्स को यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर K का मान क्या होता है, K का मान यहाँ पर होता है म्यू अपॉन 4 पाई। क्या होता है, K का मान यहाँ पर म्यू अपॉन 4 पाई होता है। म्यू यहाँ पर क्या है, परमेबिलिटी होती है। म्यू का मान क्या होता है, म्यू का किसको कहते हैं, परमेबिलिटी को। अब जो हम K का मान यहाँ पर रख दें, F बराबर म्यू m1 m2 अपॉन 4 पाई डी स्क्वेयर। फोर्स का बन गया ये फॉर्मूला। इसको थोड़ा क्लियर करके लिखते हैं। देखिए F बराबर म्यू m1 इंटू m2 अपॉन 4 पाई डी स्क्वेयर, ये किसका फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला बन गया यहाँ चुंबकत्व के नियम के अनुसार। अब जो है यहाँ पर जो म्यू है ना, ये म्यू, यहाँ पर म्यू जो है म्यू नोट को और म्यू आर दोनों को दर्शा रहा है। ये जो म्यू है ये म्यू नोट और म्यू आर दोनों को दर्शा रहा है। म्यू नोट क्या है, खाली जगह की चुंबकशीलता। म्यू नोट जो है यहाँ पर खाली जगह की यानी कि मुक्त स्पेस की जो है चुंबकशीलता है, यानी कि परमेबिलिटी है। और जो यहाँ पर म्यू आर है, म्यू आर जो है माध्यम की, इनके चुंबक के माध्यम की परमेबिलिटी है, पारगम्यता है। ठीक है, म्यू नोट यहाँ पर क्या है, खाली जगह की परमेबिलिटी, और म्यू आर यहाँ पर है इनके पदार्थ की परमेबिलिटी, पदार्थ की परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता। ये फोर्स का यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। और जो यहाँ पर म्यू नोट है, म्यू नोट है जो, इसका मान क्या होगा, म्यू नोट का मान हमेशा याद रखिए, ये हमेशा परमानेंट है, ये फिक्स है। इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आया हुआ सवाल है पहले भी। जो म्यू नोट है यानी कि खाली जगह की जो परमेबिलिटी का मान क्या होगा, खाली जगह की परमेबिलिटी का मान क्या होगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। यहां से हमें क्या पता चला, जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है, हेनरी प्रति मीटर होती है। कितनी, किसकी होती है, हेनरी प्रति मीटर। और म्यू नोट का मान क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। याद रखना म्यू नोट का मान। और मात्रक, इसका फोर्स का मात्रक आप सभी को पता है, न्यूटन होता है। इसलिए जो इसका जो मान आएगा उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने फोर्स का मान निकाला है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा चुंबकत्व के बारे में। चुंबकत्व का कुछ जो है पार्ट हमने आज की इस क्लास में कंप्लीट किया है। जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल जो है मैं कुछ टर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, चुंबकीय डेंसिटी, परमेबिलिटी, मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उन सभी के बारे में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर कल हम राइट हैंड रूल जो होता है फ्लेमिंग का वो पढ़ लेंगे, एम्पेयर रूल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हरियाणा एएलएमएस से या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार हमारी इस बैच से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि अगर आने वाले एग्जाम में ना आपको ये हमारा बैच है बहुत ही हेल्प देने वाला है। जो हमारे मैग्नेटिज्म तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, और जो हमारा ये बैच है ना, इस बैच में हम सभी चैप्टर की थ्योरी क्लासेस डालने वाले हैं। इसलिए आप जो है इस बैच को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो एग्जाम है इलेक्ट्रीशियन का ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा जो हरियाणा में पूछा जाता है। हरियाणा में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा वो नहीं आते, मुश्किल नहीं आते, बिल्कुल नॉर्मल से आते हैं।
और हम उसी हिसाब से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।